हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? इस वीडियो में हम लोग को स्टडी करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और साथ ही उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और ये ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी का लास्ट वीडियो है, यानी ट्वेल्थ के फर्स्ट चैप्टर का जो थ्योरी है उसका ये लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो के बाद मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूँगा उसमें इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो सब मैं अगले वीडियो में दूंगा। और उसके बाद लास्ट वीडियो में जो भी न्यूमेरिकल्स आप कमेंट में लिखेंगे कि जो आपसे नहीं बन सका है इन दिनों, वे न्यूमेरिकल्स जो हैं आप कमेंट में लिखें और वो सारे न्यूमेरिकल्स जो है मैं सॉल्व करके उसका लास्ट वीडियो ये यूट्यूब पर दे दूँगा। तब तक ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है हमें पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस या इसको हम आइसोपोटेंशियल सरफेस भी कह सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस या आइसोपोटेंशियल सरफेस एक ही चीज़ है। तो क्या होता है कि द सरफेस हुज एवरी पॉइंट हैज़ द सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस हुज एवरी पॉइंट हैज़ द सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी वह सतह, वह सरफेस या वह सतह जिसका प्रत्येक बिंदु, जिसका प्रत्येक पॉइंट सेम पोटेंशियल रखता है। यानी कोई ऐसा सरफेस आप कंसीडर कीजिए जिसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो। इस तरह के किसी सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस या फिर आइसोपोटेंशियल सरफेस भी कह सकते हैं। उदाहरण, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, ये एक समझिए कि कोई स्फेयर है और इस स्फेयर के सेंटर पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस स्फेयर का रेडियस हम लोग मान लेते हैं आर। अब सोचिए कि अगर इस क्यू चार्ज के वजह से इस स्फेयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर आप अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, इस क्यू चार्ज जो सेंटर पर मौजूद क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज की वजह से इस स्फेयर के सरफेस के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 और इंटू क्यू बाई आर। यानी ये जो स्फेरिकल सरफेस हमने दिखाया, इसके सेंटर पर अगर हम लोग एक क्यू चार्ज रख देते हैं तो इस स्फेरिकल सरफेस का प्रत्येक बिंदु जो है, प्रत्येक पॉइंट वो सेम पोटेंशियल रखेगा। और वो सेम पोटेंशियल कितना होगा? अगर वो सेम पोटेंशियल हम V मान लेते हैं तो V इज इक्वल टू होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर। यानी इस स्फेरिकल सरफेस को हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, मैंने लिख दिया है कि ये जो स्फेरिकल सरफेस है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है जो जिससे आप समझ सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है उनके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। ऐसे और भी बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेज पॉसिबल हो सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी अगर ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यहाँ मैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल ग्रेसिया। एग्जाम्पल ग्रेसिया का मतलब है उदाहरण के लिए। तो ईजी यानी इसका उदाहरण के लिए ये हमने लिख दिया। सपोज अ चार्ज क्यू इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर, then in this case the surface of a sphere is an equipotential surface because its every point has the same potential, that is V is equal to 1/4πε0 और इंटू क्यू बाई आर। यहाँ पर पोटेंशियल लिखा हुआ है, ये T है। तो हमने समझा कि कोई भी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो उसे हम आइसोपोटेंशियल सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस कह सकते हैं। और सिंपल एक एग्जांपल हम लोग बता देंगे कि जैसे कोई एक स्फेरिकल सरफेस है और अगर उसके सेंटर पर क्यू चार्ज रख दिया जाए तो इस क्यू चार्ज की वजह से इस स्फेयर के प्रत्येक पॉइंट पर, इस स्फेरिकल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा और इस वजह से यह स्फेरिकल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, ये एग्जाम में आता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप ये एग्जाम में लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ़ अ नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन दिस normal gives the direction of electric field that is intensity at that point। देखिए, ये आप ध्यान से समझें कि यदि एक नॉर्मल यानी एक परपेंडिकुलर अगर
अगर ड्रॉ किया जाता है किसी इक्विपोटेंशियल सतह के किसी पॉइंट पर, तो ये जो नॉर्मल है, ये जो परपेंडिकुलर है, वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाता है उस पॉइंट पर। जैसे इस पिक्चर से, इस फिगर से आप समझ लें कि अगर ये स्फेरिकल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर है, तो इसके हम ये जो पॉइंट है यहाँ पर, अगर इस पॉइंट पर अगर हम एक परपेंडिकुलर या हमने एक नॉर्मल, देखिए ये ड्रॉ किया हुआ है, ये नॉर्मल बतलाता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगा वो इस नॉर्मल वाले डायरेक्शन में आउटवर्ड होगा। इसी तरह से अगर यहाँ वाले पॉइंट पर अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये इक्विपोटेंशियल सतह पर जो है, यहाँ अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये नॉर्मल बतलाता है ये कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होगा। तो ये पहला प्रॉपर्टी बस यही लिखा हुआ था, इफ ए नॉर्मल इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन दिस नॉर्मल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यानी यदि एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है किसी इक्विपोटेंशियल सतह के किसी पॉइंट पर, तो वो नॉर्मल उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन बतलाता है। अब आप ये भी समझें कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड हमने दिखाया, लेकिन अगर यही माइनस क्यू चार्ज होता तो ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन उल्टा हो जाता, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड हो जाता, यानी एरो मार्क उल्टा कर देंगे हम लोग, आते हुए एरो मार्क दिखाएंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए ये लिखा हुआ है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज नेवर कट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं, एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? वो रीज़न कई बार एग्जाम में ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये हम लोग इसका आंसर ये लिखेंगे, एक तरह से ये आंसर हो गया इस सवाल का। तो देख लेते हैं रीजन में तो क्या है। पहले तो आप ये समझ लें कि दूसरा प्रॉपर्टी बस यही लिखा गया था कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते यानी क्रॉस नहीं करते हैं। जिस प्रकार से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, वैसे ही दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज भी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। अब कारण जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की तुलना में, यहाँ पर कारण थोड़ा अलग है। देखिए कारण हमने रीजन में लिख दिया, वी नो दैट इफ ए नॉर्मल इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट of an equipotential surface then this normal gives the direction of electric field at that point। ये हमने बिल्कुल प्रॉपर्टी नंबर 1 रिपीट कर दिया है। हमने लिख दिया कि हम लोग जानते हैं कि यदि एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है किसी इक्विपोटेंशियल सतह के किसी पॉइंट पर, तो ये जो नॉर्मल है वो हमें उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाता है। अब आगे सेकेंड पैराग्राफ में ये लिख दिया गया कि इफ़ two equipotential surfaces cut each other then at the point of intersection two directions of electric field is found। यानी यदि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज एक दूसरे को कट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर यानी कटान बिंदु पर दो डायरेक्शंस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के पाए जाते हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल एक्चुअली, यानी यह जो है बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो ड्यू टू दिस रीजन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज नेवर कट ईच अदर। इस वजह से, इस कारण से दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब देखिए इसको फिगर से समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये दो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेज दिखा दिया, ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये फर्स्ट, और वो ऐसे जा रहा है। दूसरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ये दिखा दिया, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, और ये दोनों को हमने कट करता हुआ दिखाया हुआ है। अब ये दोनों कट करेंगे तो देखिए क्या खराबी होगा, क्यों ये जो है कट नहीं कर सकते, वो इस फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। होता ये है कि अगर आप इस फर्स्ट वाले, इस पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, कटान बिंदु पर अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, तो पहले वाले के अनुसार जब नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल ये हो गया, और ये बतलाता है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस नॉर्मल वाले डायरेक्शन में इधर की तरफ होगा। इसी प्रकार से आप दूसरा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस था, और इस दूसरे वाले के इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर आप नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते
हैं तो ये परपेंडिकुलर देखिए कुछ ऐसा हम लोग दिखाएंगे, यानी इस सरफेस का परपेंडिकुलर लाइन आपको खींचना है। तो ये परपेंडिकुलर बतलाता है कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। तो अब क्या हुआ कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज जब आपस में क्रॉस होते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, तो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर दो दो डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का चला आता है, यानी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर दो दिशाओं में इंटेंसिटी दिखने लगता है। और ये बिल्कुल गलत है, इम्पॉसिबल है, यानी किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में इंटेंसिटी हो सकता है। जबकि यहाँ पर अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज एक दूसरे को कट करते हैं तो हमने देखा कि किसी एक पॉइंट पर दो दिशाओं में इंटेंसिटी दिखने लगा, जो इम्पॉसिबल है, यानी किसी एक पॉइंट पर दो दिशा में इंटेंसिटी नहीं हो सकता। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते, यानी ये गलत फिगर है। और जब भी एग्जाम में अगर आपको ये सवाल आ जाए कि वाई टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज नेवर कट ईच अदर एक्सप्लेन, तो आप जो है ये पूरा लिखेंगे रीज़न और साथ में ये फिगर जरूर बनाएंगे। ये फिगर जरूर ही बनाना है आपको और सही तरीके से बनाना है। क्या करना है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज जो है आप ड्रॉ करेंगे कट करता हुआ, दोनों का नाम रख देंगे 1 और 2, और इंटरसेक्शन पॉइंट पर दोनों के हिसाब से दोनों के अनुसार नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस तरह से दो डायरेक्शन इंटेंसिटी का चला आएगा, जो कि गलत है। तो ये तो था ये कारण। अब आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यानी थर्ड प्रॉपर्टी में देखिए ये बोला जा रहा है कि किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सतह के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन हमेशा जीरो होता है। वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अब ये इसका मतलब है कि किसी इक्विपोटेंशियल सतह के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को मूव करवाया जाए तो चार्ज को मूव करवाने में किया हुआ वर्क डन जो है वो जीरो होगा। अब ये जीरो क्यों होगा, इसका रीज़न क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए पहले तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट W इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी ये बेसिक फार्मूला होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज और इनटू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी W इज इक्वल टू चार्ज को अगर हम Q से डिनोट करते हैं और चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डेल्टा V से डिनोट कर देते हैं। ये बेसिक फार्मूला है कि W इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी चेंज ऑफ पोटेंशियल। डेल्टा V यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं या चेंज ऑफ पोटेंशियल भी कह सकते हैं। अब देखते हैं, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। होता क्या है कि किसी इक्विपोटेंशियल सतह के दो बिंदुओं के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का भी पोटेंशियल V है। अब अगर किसी Q चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर मूव करवाते हैं तो यहाँ और यहाँ दोनों का पोटेंशियल V और V है, सेम है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फाइनल पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल घटा देंगे। फाइनल पोटेंशियल V है, इनिशियल पोटेंशियल जो था वो भी V है, तो डेल्टा V यानी चेंज ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस V इज इक्वल टू जीरो। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी के पोटेंशियल सतह के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो हमने देखा कि चेंज ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो होता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के जीरो होने की वजह से ये टोटल वर्क डन भी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अगर आप चार्ज कुछ भी रहे इसका वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो W जो है वो भी जीरो आ जाएगा। इसी बात को एक्सप्लेन कर दिया गया कि सिंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस of an equipotential surface is always zero, that is delta V बराबर जीरो, hence work done will also be zero। यानी हम लोग लिख सकते हैं that is W is equal to Q into delta V और W is equal to Q into ज़ीरो और इस तरह से W is equal to जीरो। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ थे, मुख्य प्रॉपर्टीज़ थे, और ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या था, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ा, ये ख़त्म हुआ। अब इस चैप्टर का थ्योरी का लास्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लास्ट थ्योरी है, क्या है, मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी चार्ज पार्टिकल का गति जो कि रिलीज किया गया है रेस्ट से किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो समझ लेते हैं। सबसे पहले फिगर आप ये देखिए कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टेड है अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में ओरिएंटेड था, जिसको हम वेक्टर ई से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ओ जो है ऑरिजिन है, ये वाई एक्सिस हो गया। हमने क्या किया कि ओ पॉइंट पर किसी पार्टिकल को रेस्ट में रखकर छोड़ दिया। ओ पॉइंट पर हमने क्या किया कि किसी पार्टिकल को, किसी चार्ज पार्टिकल को, किसी आवेश वाले पार्टिकल को ओ पॉइंट पर यानी ऑरिजिन पे हमने रखा और उसको छोड़ दिया। अब जब हम उसको यहाँ ओ पॉइंट पर रखकर छोड़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होगा, ज़ीरो। अब क्या होगा कि जैसे उसको हम लोग रिलीज करेंगे, तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि किसी भी अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख कर छोड़ दिया जाए तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा, और अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग द फील्ड लग जाएगा। तो हुआ यही, यहाँ भी यही चीज़ होगा। ये चार्ज पार्टिकल जो रिलीज किया गया था रेस्ट से, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स महसूस करेगा अलोंग द फील्ड, और वो ये ओ पॉइंट से आगे बढ़ना शुरू कर देगा फोर्स की वजह से। और आगे बढ़ते बढ़ते मान लेते हैं कि जब वो पॉइंट ए पर पहुंचा तो उसका वेलोसिटी भी हो चुका है और उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया है एक्स। अब हम लोग को ये पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा वो टी समय में उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन में लिखा गया, लेट द चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। माना कि एक चार्ज पार्टिकल जो है रिलीज किया गया है रेस्ट से किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई में जो डायरेक्टेड है एक्स एक्सिस की तरफ। लेट चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल और क्यू एंड एम रेस्पेक्टिवली। मान लिया कि चार्ज और मास जो है पार्टिकल का वो क्यू और एम है क्रमशः। लेट आफ्टर टाइम टी पार्टिकल रीचेज एट पॉइंट ए सच दैट ओ ए इज इक्वल टू एक्स। मान लिया कि टी समय के बाद पार्टिकल ओ से ए पहुंच जाता है और ओ ए इज इक्वल टू हमने मान लिया है एक्स। लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम्स भी। मान लेते हैं कि पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी जो है वो यहाँ ए पॉइंट पर भी हो जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज गिवन एज। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिव होगा पार्टिकल पर वो हम लोग लिख देंगे एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इंटेंसिटी। उसके अगले स्टेप में एफ के जगह हम लोग लिख देंगे एम ए, जो कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता था, इसलिए एफ के जगह पर लिख देंगे एम ए इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, या एफ इज इक्वल टू एम ए हमने ब्रैकेट में इंडिकेट कर दिया। उसके अगले स्टेप में ए इज इक्वल टू लिख देंगे क्यू ई बाई एम, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे फर्स्ट। तो ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया पार्टिकल का। अब हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम मोशन फार्मूला। अब मोशन फार्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के जगह आप एक्स लिख देंगे, यू जीरो था तो यू की जगह जीरो पुट कर देंगे इंटू टी प्लस हाफ, और ए की जगह पर क्यू ई बाई एम और इंटू टी स्क्वायर। और इस तरह से एक्स हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा क्यू ई टी स्क्वायर बाई टू एम। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाई द पार्टिकल इन टाइम टी। उसी तरह से अगर हम लोग को फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v इज इक्वल टू जीरो प्लस ए का वैल्यू पुट कर देंगे क्यू ई बाई एम और इंटू टी। इस तरह से v हमारा आ जाएगा क्यू ई टी बाई एम, इक्वेशन नंबर 2। तो ये फाइनल वेलोसिटी और इस तरह से ये एक्सेलरेशन, ये जो है डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई न्यूमेरिकल हो तो हम लोग बना सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये थ्योरी दिया गया है। अंतिम में एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। तो ये 47 नंबर सवाल जो है वो इसी थ्योरी पे रिलेटेड है। देखते हैं सवाल क्या है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन एट अ स्पीड u अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। माना कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज है उसका q, उसको थ्रो किया गया है u स्पीड से किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E के अगेंस्ट। यानी जो पार्टिकल था उसका शुरुआती वेलोसिटी u था और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट थ्रो किया गया था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया गया था। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू मोमेंट्री रेस्ट। पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा मोमेंट्री रेस्ट में आने तक, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा रेस्ट में आने तक। यानी
फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए फिगर बना देते हैं। फिगर में हमने दिखाया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो राइट टू लेफ्ट है। हमने जानबूझकर मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट टू लेफ्ट माना गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे दिशा में यानी कि लेफ्ट टू राइट किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थ्रो किया गया, यानी इनिशियल वेलोसिटी है u। अब क्या होगा कि वो पार्टिकल आगे बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मोशन हो रहा होगा उसका लेफ्ट टू राइट, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा उसका लेफ्ट वर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। इसी वजह से लगातार रिटार्डेशन होगा, लगातार उसका वेलोसिटी कम होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा था, इसलिए लगातार रिटार्डेशन होने की वजह से अंततः उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पर आते आते उसका फाइनल वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गया, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u था, और साथ में डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि s ट्रेवल करेगा। अब ये s कितना होगा वही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये तो पिक्चर हो गया, फिगर हो गया, यहाँ लिख देंगे u इज इक्वल टू u, v इज इक्वल टू जीरो, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले FBD ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखिए ये है पार्टिकल, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग दिखा देंगे लेफ्ट साइड में लगता हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू ई। जबकि हम लोग इसका एक्सेलरेशन दिखा देंगे राइट साइड में, क्योंकि मोशन तो राइट साइड में हो रहा था, इसलिए एक्सेलरेशन राइट साइड में दिखा देंगे a। और राइट साइड में चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा था, सारा फोर्स तो लेफ्ट में लग रहा था, तो राइट साइड में हम लोग जीरो फोर्स इंडिकेट कर देंगे। ये जो है फिगर में आप देखिए, थोड़ा फिगर में बड़ा करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ज़ीरो फोर्स जो है उसको राइट साइड में लग रहा है उस पार्टिकल पर। ये जो हमने एरो बना करके दिखा दिया है, एरो बनाकर जीरो आगे की तरफ, इसका मतलब कि आगे की तरफ राइट साइड में जीरो फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन राइट साइड में a है, लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है F इक्वल टू Q। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो आप लोग जानते हैं, हमेशा से आपने पढ़ रखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इसका क्या होगा, जीरो माइनस F इज इक्वल टू m इंटू ए। यानी जिधर ये जा रहा था उधर वाले फोर्स में से उल्टा वाला फोर्स घटा लेते हैं, तो जीरो वाले फोर्स में से F फोर्स घटा लेंगे, यानी जीरो माइनस एफ, हो गया रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और लिख देंगे माइनस एफ का वैल्यू हम लोग क्यू ई पुट कर देंगे, तो माइनस क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, और ए जो है हम लोगों का कैलकुलेट होने के बाद चला आएगा, यहाँ ए इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू ई बाई एम। तो इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखा, जीरो माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, और माइनस क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, और ए इज इक्वल टू माइनस क्यू ई बाई एम। ए निगेटिव आने का मतलब है कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो ए का वैल्यू एक्सेलरेशन पता चल गया, यानी रिटार्डेशन पता चल गया। अब यहाँ से लास्ट में लिख दिया गया कि नाउ फ्रॉम मोशन फार्मूला, अब हम गति सूत्र से लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, और जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू इंटू माइनस क्यू ई बाई एम इंटू एस। और इसको सॉल्व करने से s हमारा आ जाएगा एम यू स्क्वायर बाई टू क्यू ई। ये रहा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने अब तक जो लिस्ट लिखवा दिया था, पिछले कई वीडियोज में आप देखेंगे कि मैं लगातार टाइम टू टाइम लिस्ट जो है प्रोवाइड करता रहा था, और अब तक जो ओवरऑल लिस्ट मैंने लिखवाया था पिछले वीडियोज में वो आप देख लेंगे, उसके अनुसार न्यूमेरिकल आप लोग ट्राई कर ही रहे होंगे। और वे न्यूमेरिकल्स जो हैं अगर आपने ट्राई किया है, बना रहे होंगे, तो अब उसमें से जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बना है वो कमेंट में आप लिखें, और वो कमेंट में अगर आप लिखेंगे तो मैं जो भी न्यूमेरिकल्स आपने कमेंट में लिखा है जो आपसे नहीं बन सका है, वो उन सबको सॉल्यूशन तैयार करके उसका एक वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग ये थ्योरी ख़त्म हो गया इस चैप्टर का, अगले वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का मैं वीडियो अपलोड करूँगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, और उसके बाद वाले वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद वाले में हम लोग न्यूमेरिकल्स डील करेंगे। तो आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे जो भी न्यूमेरिकल नहीं बना है वो आप न्यूमेरिकल्स कमेंट में लिखें, और मैं उन सब का सॉल्यूशन जो है बना दूंगा और उसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये जो आप क्वेश्चन नंबर 47 है, इसको भी आप लिस्ट में शामिल कर लेंगे। ये भी बनाना था, पिछले लिस्ट में मैंने 47 नहीं लिखवाया था, लेकिन आज मैंने ये सॉल्व कर दिया, तो अभी लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा आप लोग बस। तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, और जो है इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो मैं और भी अच्छी वीडियोज़ डाल सकूँगा। धन्यवाद।